नमस्कार दोस्तों। जब भी बात युद्ध की आती है तो उसमें से एक नाम कारगिल युद्ध का जरूर आता है। आज हम इससे जुड़ी हुई ऐसी सारी बातें जानेंगे जिसे सुनकर आप भी हमारे सैनिकों को सलाम करोगे। ऐसे तो भारतीय सैनिक की बहादुरी को हम लोग हमेशा सलाम करते हैं क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग इतना सुरक्षित रह पाते हैं। आज पाकिस्तान हमसे इतना डरा हुआ क्यों रहता है? इसका बस यही सब कारण है। उसको कई सारे युद्ध में इतनी बुरी तरह से हराया है कि अब उसके ख्याल में भी नहीं आता है कि हम भारत से युद्ध करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे भारतीय थल सेना का विजय ऑपरेशन क्या था, वायु सेना का सफेद सागर ऑपरेशन और नौसेना का सफेद तलवार ऑपरेशन क्या था। किस तरह से इस तीनों सेना की मदद से पाकिस्तान को इतना बेहाल कर दिया था कि वो युद्ध छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया था। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण सफल किया तो भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार वाले देश बन गए। लेकिन जब भी कोई परमाणु संपन्न देशों के बीच यदि युद्ध होता है तो उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है, क्योंकि जब कुछ ना समझ में आए तो उसका ध्यान बस एक जगह पर ही रहता है, परमाणु युद्ध पर। वो हमेशा बस एक ही धमकी देता है कि परमाणु बम पटक देंगे। एक बार परमाणु बम कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा आज जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर हुए परमाणु धमाकों से लगा सकते हैं। जबकि वो काफी छोटा था, लेकिन तब भी कई सालों तक वहाँ के बच्चे कुपोषित पैदा होते रहे। उस समय जो हादसा हुआ वो तो अलग। एक परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि वो पूरे देश को तबाह करने की क्षमता रखता है। इसलिए युद्ध ना हो, इस समझौते के लिए उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर गए। 21 फरवरी 1999 को जब वो लाहौर समझौता के लिए बस से लाहौर पहुंचे तो वहां इनका बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया गया था। 21 तोपों की सलामी दी गई थी। उस समझौते में बात हुई कि अब हम लोग अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़ेंगे और कश्मीर मुद्दे का भी हल निकाल लेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो अपनी चाल कैसे छोड़ेगा। उस समय पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिसने नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बन गया था। उसके बाद इसने मिशन अलबद्रा का प्लान बनाया। इस मिशन में 5-6 लोग शामिल थे, जिसमें वहां का मेजर जावेद हसन भी था। इस मिशन की पूरी रूपरेखा जावेद हसन ने ही तैयार की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता हुआ था। हम लोग ठंड के समय में कारगिल में कोई सेना नहीं रखेंगे क्योंकि उस समय वहां का तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि जैसे ही ठंड में भारत बॉर्डर छोड़कर जाएगा तभी हम लोग उसके बंकर में अपना डेरा डाल देंगे और उसमें तैनात अपने सारे सैनिकों को बहुत सारे हथियार भी भेज देंगे। दरअसल जो लड़ाई हुई थी वो कारगिल जिले में हुई थी, इसलिए इस युद्ध का नाम कारगिल युद्ध दे दिया गया। आप अगर इस मैप में देखिएगा तो आपको सही बात समझ में आएगी। ये हाईवे श्रीनगर से लेह तक जाती है। इसका असली टारगेट यही था। उसने सोचा कि अगर इस जगह पर अटैक कर दिया जाए तो भारत के हाथ से सियाचिन भी चला जाएगा। ये सोचकर उसने भारत के इस हाईवे के 4 पॉइंट पर हमला बोल दिया। सबसे पहले वो मस्कॉक एरिया पर हमला बोला, उसके बाद द्रास पर हमला बोल दिया। सबसे भीषण लड़ाई यहीं पर हुई थी। यहाँ पर हमला बोलने के बाद उसने काक्सर पर हमला बोलकर सीधे बटालिक पर चढ़ाई कर दी। बटालिक पर उसने इसलिए हमला किया था ताकि भारतीय सैनिकों को सियाचिन जाने से रोक सके। धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक ने हर जगह पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। सबसे पहले तो उसने हमारे कुछ सिपाहियों को शहीद कर दिया। उसके बाद उसने कारगिल जिले पर एक बम गिरा दिया, जिसकी वजह से भारत का वहां पर जितना भी गोला बारूद था वो सब नष्ट हो गया। उसने मात्र एक बम से भारत को करीब 127 करोड़ का नुकसान दे दिया। भारत के साथ यह समस्या हो गई कि उसने सब पहाड़ की चोटियों पर अपने सैनिक तैनात कर दिए। लगभग 140 बंकर पर उसने 1500 सैनिकों को तैनात कर दिया। उसके लिए यह युद्ध आसान हो गया क्योंकि वो हर जगह पहले से ही छुपा हुआ था। ऊपर से उसे मारने में भी आसानी थी क्योंकि नीचे कौन कहां जा रहा है उसे सब दिख जाता था, लेकिन वो कहां छुपा हुआ है ये ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन आपको तो ये पता ही होगा कि भारत को जब भी वीर सपूतों की जरूरत पड़ी है, हमारे वीर सपूतों ने कभी पीछे हटकर नहीं देखा है। भारतीय सैनिकों ने भी किसी तरह से ऊपर की चोटियों पर जाना शुरू कर दिया। हालांकि उसमें कई सारे हमारे वीर जवान शहीद भी हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। भारत के जितने भी सुपर आर्मी थे सबको यहाँ लगा दिया गया। बहुत मुश्किलों के बाद हमारे सैनिक ने तुलोलिन पर कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी वो हम पर भारी थे। मुख्य जगह जो थी वो टाइगर हिल था, क्योंकि वो सबसे ऊंची चोटी भी थी और पाकिस्तान के ज्यादा सैनिक वहीं से हमला कर रहे थे।
धीरे धीरे भारतीय सैनिक ने मुख्य पॉइंट भी कब्जा कर लिया। छोटे छोटे ऐसी कई पहाड़ियों पर जो उसने अपना कब्जा किया था, वहाँ से हमारे सैनिक ने उसे मौत की नींद सुलाकर अपना झंडा गाड़ दिया था। अब बचा था टाइगर हिल। ये सबसे ज्यादा मुश्किल था। एक तो उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा थी और दूसरा कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सैनिक भी यहीं तैनात थे। भारतीय सैनिकों ने दिमाग लगाया कि अगर हम एक साइड से जाते हैं तो हम वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये अपने सैनिकों को 3 तरफ फैल गए और तीनों तरफ से टाइगर हिल पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। वहां पहुंचना तो बहुत मुश्किल था ही, क्योंकि उस चोटी की ऊंचाई 18,000 फीट थी। आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर जाकर युद्ध करना कितनी बड़ी बात है। लेकिन नमन है उन वीर सपूतों को जिन्होंने हार नहीं मानी और अंततः टाइगर हिल पर भी भारतीय तिरंगा लहरा दिया। ये हमारी जीत का एक शुभ लक्षण था। यहाँ पर जब हमारे सैनिकों ने फतेह कर ली तो उनके अंदर भी एक आत्म उत्साह आ गया। हालांकि अब भी कई छोटे छोटे पॉइंट पर पाकिस्तानी मौजूद थे, लेकिन जब उसका मुख्य जगह ही कब्जा कर लिया गया तो बाकी सबको तो अब ऐसे भी कब्जे में लेना था। कारगिल युद्ध में अगर किसी हथियार ने सबसे ज्यादा मदद की थी तो वो था बरफोर्स तोप। हालांकि शुरुआत में राजीव गांधी पर बरफोर्स तोप के घोटाले का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन इस युद्ध में जब इस तोप ने अपनी करामात दिखाई तो इसमें पाकिस्तान भी हिल गया। पाकिस्तान पर इतना बम बरसाया और इसका निशाना भी इतना सटीक था कि पाकिस्तान भी डर गया। इसके बाद भारत सरकार द्वारा इस युद्ध में और भी जान डाल दी गई जब इसके बाद वायुसेना का सफेद सागर मिशन शुरू हो गया। हालांकि वायुसेना के लिए ये एक काला दिन ही था, क्योंकि इस युद्ध में वायुसेना ने अपने कई जान गंवाई। जब MiG-27 ने अपनी उड़ान भरी तो कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद इसमें तकनीकी खराबी आ गई। इसके पायलट नचिकेता ने देखा कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल है तो उन्होंने पैराशूट के जरिए छलांग लगा दी, लेकिन वहां भी उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया और वो पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे। अब इनका कुछ अता पता ही नहीं चल रहा था कि ये कहाँ है और इनकी वो लड़ाकू विमान कहाँ है। इसके लिए सर्च ऑपरेशन पर फिर MiG-21 लेकर अजय अहलूवालिया निकले। उनकी खोज के लिए ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे, लेकिन इस विमान पर पाकिस्तानियों ने स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया और इसके बाद उन्होंने सीट इंजेक्शन का बटन दबाकर बाहर निकल गए। लेकिन पाकिस्तान कहां अपनी हरकतों से बाज आने वाला था। उसने इन पर मशीन गन से हवा में ही फायरिंग करना शुरू कर दी। जमीन तक पहुंचने से पहले ही इनके शरीर को गोलियों ने छलनी कर दिया था। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें भी दिक्कत आ गई। वो सब हेलीकॉप्टर 1000 फीट से ज्यादा की उड़ान नहीं भर सकते थे, जबकि ये लड़ाई 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी जा रही थी। इसके लिए फिर सवारी वाले हेलीकॉप्टर में ही मिसाइल लगाने की एक जगह तैयार की गई और इस तरह से पाकिस्तान के खेमे में बहुत तबाही मचाई। हालांकि उसमें भी हमारा एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया था। जब बात इतने से नहीं बन पाई तो भारत ने रूस से खरीदे गए लड़ाकू विमान का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये मिराज 2000 इतना बड़ा था कि पाक सैनिकों की नाक में दम कर दिया। इसने पाकिस्तान पर इतना बम बरसाया कि उसकी कमर टूट गई। अब पाकिस्तान ने हर तरफ से हार मान ली, क्योंकि भारत ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। इसके बाद 2 और लड़ाकू विमान छोड़े गए। इसने तो पाकिस्तान के बहुत बड़ी फौज समूह को ही निशाना बना लिया था। इसके बाद भारत की जल सेना ने समुद्री मार्ग से भी पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया। अब उसे अमेरिका, दुबई से हर तरफ से भी धमकी मिलनी शुरू हो गई थी। इस तरह से भारत की जीत हुई और पाकिस्तान, जो कुछ दिन की नींद में एक सपना देख रहा था, आंखें खुलते ही वो गायब हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।